हेलो, नमस्ते, राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस की जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस बता दिए हैं। उसमें अभी सिर्फ जो मैंने नहीं बताया है वो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ईटीपी का जो सिलेबस है वो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके सिलेबस में जो जैकबोर्ड का सिलेबस है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। जब मैं उसको कंफर्म कर लूँगी उसके बाद मैं आपको उसका भी सिलेबस बताऊँगी, ठीक है। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं आपको अकाउंटेंसी बीएसटी, आज अकाउंटेंसी और बीएसटी की क्लास होगी, फिर कल मैं आपको एटीपी और इकोनॉमिक्स की क्लास दूंगी। फिर इस तरह करके एक एक दिन करके एक दिन एटीपी और बीएसटी, एक दिन आपका अकाउंटेंसी का क्लास। मैं आपको ना एक बार थोड़ा सा क्लास बता देती हूँ। एक दिन आपका अकाउंटेंसी प्लस बीएसटी का क्लास होगा, ठीक है। उसके बाद उसके दूसरे दिन आपका ईटीपी प्लस इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, ठीक है। जिस आप जब दोनों में चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको तुरंत बाद एमसीक्यू पढ़ाऊंगी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। इसलिए क्योंकि जब तक आप चैप्टर नहीं समझ लेते तब तक आप एमसीक्यू जो है ना वो नहीं बना पाइएगा। तो उसके लिए आपको ना चैप्टर समझना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या करेंगे एमसीक्यू बना सकते हैं। तो आज जैसे कि अकाउंटेंसी और बीएसटी का क्लास होगा तो कल आपका ईटीपी और इको का क्लास होगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए टॉपिक पर आते हैं। आज आपका अकाउंटेंसी का डे 1 है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि अकाउंटेंसी होता क्या। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि अकाउंटेंसी ले लेते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते भी हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि अकाउंटेंसी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है ना कि मैं आपको हिंदी में भी पढ़ाऊंगी और मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आराम से हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है क्या, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कहता है accounting is that branch of mathematical science which is useful in determining the success and profitability of business operation। कहता है लेखा शास्त्र गणितीय विज्ञान की वह शाखा है जो व्यवसाय में सफलता और विफलता के कारणों का पता लगाने में उपयोगी है। कहता है अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटेंसी जो है, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो आपका व्यवसाय छोटा हो या आपका व्यवसाय बड़ा हो या आपका व्यवसाय जो एवरेज टाइप का हो, आप किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं तो वहां पर आप अकाउंटेंसी का यूज करते ही करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप अकाउंटेंसी का यूज कहाँ करते हैं, तो आप जिस भी तरह का लेन देन करते हैं, तो आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, बिजनेस ऑपरेशन यानी कि व्यवसाय को चलाने के लिए आप क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। तो उन लेन देनों में आप जो भी कुछ भेज रहे हैं बाहर, ठीक है, या जो भी कुछ आप खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उन सारी चीजों में आप क्या करते हैं कि लिखते हैं उन चीजों को। जब आप लिखते हैं तो उसके बाद जब आप अंत में, महीने के अंत में या साल के अंत में क्या होता है ना, एक बार उसका ब्यौरा निकाला जाता है। तो जब आप उसका ब्यौरा निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये चीज पता की जाती है कि आप जो भी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं उससे आपको कितना लाभ हो रहा है, ठीक है। आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वही डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं, यानी कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं या विफलता की ओर जा रहे हैं। ये आपको कौन बताता है, तो ये बताने वाले हैं कौन, अकाउंटेंसी। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं और उन रिकॉर्डिंग के बेसिस पर ही हमको पता चलता है कि हमारा व्यवसाय जो है वो कितनी सफलता और विफलता की तरफ गया। अकाउंटेंसी जो है वो आपके बिजनेस का क्या करता है, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और दूसरा चीज क्या होता है कि आप इसके ही अकाउंटेंसी के बेसिस पर ही हमें पता चलता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है व्यवसाय में, और उस प्रॉफिट से हमको पता चलता है कि हमें कितना मतलब हम सक्सेसफुल हुए हैं अपने बिजनेस में या नहीं। इन सारी चीजों के बारे में कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। अब देखिए कहता है क्या, सफलता और विफलता के कारणों का पता लगाने में उपयोगी है कि भाई क्या कारण है कि हम ज्यादा सफल हो रहे हैं व्यवसाय में, या फिर क्या कारण है कि हम ज्यादा विफल हो रहे हैं, यानी कि अनसक्सेसफुल हो रहे हैं या सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसके बारे में आपको कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। तो इसके बारे में बस इतना ही जानिए, थोड़ी सी जानकारी काफी है। अब देखिए आगे देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे आपका क्या, अकाउंटेंसी का जो चैप्टर 1 है अकाउंटिंग,
चैप्टर 1 क्या है, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम छोटी सी चीजें। कहता है लेखांकन से आशय वित्तीय स्वभाव के लेन देनों को क्रमबद्ध क्या करना, क्रमबद्ध यानी कि सेंटर वाइज सिस्टमैटिक तरीके से रूप से लिखने से है। कहता है अकाउंटिंग रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले इसमें फाइनेंस का मतलब क्या होता है, आप पैसे से जुड़ा हुआ जितना भी व्यवसाय कर रहे हैं, पैसे से जुड़ा हुआ जितना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे से जुड़ा हुआ जितना भी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है क्या, कि लेन देन करना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन करना। तो आप पैसे का जो भी लेन देन कर रहे हैं उसको लिख कर रखने का काम किसका होता है, लेखांकन का, यानी कि अकाउंटिंग का। ठीक है, अकाउंटिंग का बस इतना ही काम होता है कि आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मौद्रिक लेन देन कर रहे हैं या मुद्रा का लेन देन कर रहे हैं या पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो उसको ये क्या करता है, लिख कर रखता है और आपको बाद में बताता है। ठीक है, तो ये कहता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, आपने किसी को सामान बेचा है तो वो रिकॉर्ड करेगा, आपने किसी से सामान खरीदा है तो वो रिकॉर्ड करेगा। तो इन सारी चीजों को आपको कौन बताता है, अकाउंटिंग बताता है। इसलिए ये कुछ काम करता है। सबसे पहले क्या करता है कि डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, अब उसके बाद ना उसको क्लासिफाई करता है। देखिए एक बात बताइए, अगर आपका किसी तरह का बिजनेस है, ठीक है, तो एकदम से आप दिन भर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप तुरंत सारा काम छोड़ के उसके ट्रांजैक्शंस में तो नहीं रह जाएंगे, ट्रांजैक्शंस तो आप नहीं लिखते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जितना भी ट्रांजैक्शंस आता है उसको लिखते चले जाते हैं। चाहे आपने बेचा है, खरीदा है, डिस्काउंट दिया है या कुछ भी किया, उसको क्या करते हैं, एक ना खाता बही पे लिखते चले जाते हैं। और अंत में फिर क्या किया जाता है, जो जिस प्रवृत्ति का ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि परचेस, तो सारे परचेस को एक तरफ रखेंगे, सेल तो सारे सेल्स को एक तरफ रखेंगे, डिस्काउंट है तो उसको अलग खाता में डालेंगे, सबको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो उसी अलग करने के क्रम को कहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। फिर उसको क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, सजाया जाता है। उसके बाद उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन किया जाता है। मतलब उसमें देखा जाता है कि मतलब आपने खाता तैयार कर लिया, सब कुछ काम कर लिया, अब क्या आप अपने से उच्च अधिकारी के पास उसको लेके जाएंगे, किस लिए, दिखाने के लिए, तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। फिर क्या होता है, एनालिसिस एंड विश्लेषण। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने जिसको भी प्रेजेंट किया है अपना वो डेटा, तो वो उसको क्या करेगा, देखेगा। उस देखने को क्रम को कहते हैं क्या, एनालिसिस करना। उस देखने के क्रम को ही कहते हैं क्या, एनालिसिस करना। और जब सारी चीजें ओके लगती है, जब सारी चीजें ओके लगती है, यानी कि जब सारी चीजें ओके लगती है, उसको ना आगे की ओर क्या किया जाता है, पास कर दिया जाता है कि हाँ चलो भैया सब कुछ क्या है, सही है। तो उस सही होने के क्रम को कहते हैं निर्वचन करना, यानी कि इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बनाऊंगी, 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे लिख पाऊँ। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देख लिया है कि अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जितने भी टाइप्स के हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसको रिकॉर्ड करके रखना और उसके बारे में जानकारी देना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। यानी कि आप जितना भी पैसे में ट्रांजेक्शन करते हैं उसको लिख कर रखने का काम किसका होता है, अकाउंटिंग का होता है। अब हम लोग जानते हैं कि लेखांकन की विशेषता यानी कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या, लेन देनों का अभिलेखन करना, यानी कि रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या करता है कि कुछ नहीं किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, 1 नंबर में कि जितना भी ट्रांजैक्शंस है उसको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, यानी कि आइडेंटिफाई किया जाता है। पहचान कर बस कुछ नहीं करना है आपको, उसको क्या करना है, लिखना है। आपको क्या करना है, उसको लिखना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला इसकी विशेषता यही है कि ये क्या करता है कि डेटास को सबसे पहले पहचानता है कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, उसको पहचान कर उसके बाद ये क्या करता है, उसको लिख लेता है। और इसका पहला काम कुछ नहीं है, ये सबसे पहले डेटास को पहचानता है, उसके बाद उसको लिख लेता है। उसके बाद कहता है क्या, लेन देनों का मापन। 2 नंबर में कहता है क्या, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या कहता है कि मापना। अब क्या चीजें मापता है ये, तो ये मापता है कि आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है, उसमें से कितने ट्रांजैक्शन कैश में यानी कि नगद किए गए हैं और कितने ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे किए गए हैं, क्रेडिट पे यानी कि उधार किए गए हैं।
तो अकाउंटिंग जो है ये केवल कैश ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, मेजर करता है। ये क्या करता है, केवल कैश ट्रांजैक्शन को मेजर करता है, क्योंकि ये केवल जो पैसा आपके पास आया है या जो पैसा आपके पास से गया है, ठीक है, उनका मेजरमेंट करता है। ये उधारी का मेजरमेंट नहीं करता, उधारी अलग होता है, ठीक है। ये किसका मेजरमेंट करता है कि जितना भी आपने कैश ट्रांजैक्शन किया उसका मेजरमेंट करता है, ठीक है। अगला कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देनों का वर्गीकरण करना। अब लेन देनों का वर्गीकरण करने का मतलब क्या था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्या, बांटना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बांटना। बांटना मतलब कि अलग अलग करना। क्या करना, अलग अलग करना, ठीक है। अब कहता है कि जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले ये क्या करता है, लिख लेता है फटाक से एकदम। फटाफट पहले क्या कीजिए भैया, लिख लीजिए। जितना भी आपने ट्रांजैक्शन किया उसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, यानी कि राइट कर लीजिए। उसके बाद क्या किया जाता है, लिख लेने के बाद जो जिस कैटेगरी का होता है उसको उस जगह पे क्या किया जाता है, उस खाते में डाल दिया जाता है ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे कि आपने सामान को खरीदा है तो खरीदने को हम कहते हैं परचेस करना। तो हम क्या किए, एक परचेस का खाता बनाएंगे। अब परचेस अकाउंट में क्या करेंगे, जितना भी सामान हमने परचेस किया उसको परचेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हमने क्या किया भैया, सेल किया है। इसके बाद हमने क्या किया, सेल किया यानी कि सामान को बेचा है। तो हम क्या करेंगे, एक सेल का अकाउंट बनाएंगे और उसको सेल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमने क्या किया, एक मशीन खरीदा है तो हम तुरंत क्या करेंगे, एक मशीन का अकाउंट खोलेंगे और लिख देंगे क्या कि मशीन आया है, कितने का आया है, कितना हमने पैसा पेमेंट किया है, सब क्या करेंगे इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्गीकरण करना कि परचेज है तो परचेज का खाता में लिखेंगे, सेल है तो सेल का खाता में लिखेंगे, मशीन है तो मशीन का खाता में लिखेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। आई होप कि 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्या कहता है, समराइजिंग दी ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देनों का संक्षिप्तीकरण करना। अब लेन देनों का संक्षिप्तीकरण करने का मतलब क्या क्या होता है कि आपने जो बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन किया ना, आपने जो बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन लिख लिख के रखा है उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है। उसको कहते हैं संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब ये होता है छोटा। उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, स्मॉल साइज में कर दीजिए। और स्मॉल साइज में इसलिए कर दीजिए क्योंकि अब इतना बड़ा बड़ा पढ़ना लिखना उतना पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन है तो आप बहुत बिजी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कहता है कि उसको थोड़ा संक्षिप्त कर दीजिए, समराइज करके उसको और थोड़ा छोटा कर दीजिए और उसको ज्यादा अच्छा से समझ में आए वैसा बना दीजिए, यानी कि समझने लायक बना दीजिए। समझने लायक क्या कीजिए, बना दीजिए, मतलब कि और छोटा कर दीजिए उसको। इसी को कहते हैं क्या कि समराइज, ठीक है। जब वो समझने लायक हो जाएगा ना तो आपके लिए वो क्या होगा, यूजफुल हो जाएगी। आपके लिए वो क्या होगी, यूजफुल, यानी कि उपयोगी हो जाएगी वो आपके लिए। तो क्या होगा, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आज के डेट में ऐसे भी सबको क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में यूजफुल चीजें पढ़ना ज्यादा पसंद है कि कम में ज्यादा का मजा, है ना। तो बस ये वही चीजें हैं। अब अगला कहता है क्या, लेन देनों का निर्वचन एवं विश्लेषण करना। अब वही वाली बात है कि आपने क्या किया, सबसे पहले जर्नल एंट्री कर दिया। जैसे जर्नल इससे एंट्री होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लिया, यानी कि जितना आपने लेन देन किया सबको लिखते गए लिखते गए लिखते गए, ठीक है। अब क्या हुआ, लिखते तो गए, ठीक है भैया। अब लिखते गए तो सब क्या हुआ, एक जगह पे खिचड़ी हो गया। तो आपने उस खिचड़ी को दूर करने के लिए क्या किया, उसको क्लासिफाई कर दिया, यानी कि उसको बांट दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे बांटा, परचेज किए थे जर्नल एंट्री में परचेज भी लिख दिए, सेल किए थे उसको उसके नीचे लिख दिए, मशीन खरीदे थे उसके नीचे लिख दिए, कुछ छोटा मोटा छिटपुट खर्चा हुआ था वो भी लिख दिया। अब सब क्या हुआ, वही एक ही जगह पे आके खिचड़ी हो गया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या परचेज में गया क्या सेल्स में गया, तो बड़ा दिक्कत होने लगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वर्गीकरण, क्लासिफाई। भैया जर्नल एंट्री से लेजर में आ जाइए। आप जर्नल एंट्री से परचेज उठाइए, परचेज का खाता में डाल दीजिए, सेल को उठाइए, सेल का खाता में डाल दीजिए, मशीन को उठाइए, मशीन का खाता में डाल दीजिए। अब हमको देखना है कि आज तारीख है कितना, 19 सितंबर है। तो भैया आज 19 सितंबर में सुबह से लेके रात तक हमने कितना खरीदा है सामान, हम तो वो आराम से देख सकते हैं क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ परचेज का खाता है। अब परचेज का खाता बंद करके हम सेल का खाता खोलेंगे तो हम देख सकते हैं उसमें क्या कि हमने आज सुबह से लेके शाम तक कितना सेल किया। क्यों, ये क्यों पॉसिबल हो पाया, आराम से हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमने सबको क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग बांट दिया। तो ये फायदा होता है क्लासिफिकेशन की कि समझने में आसानी हो जाती है। तो ये खिचड़ी से क्या होता है, आदमी को निजात मिल जाता है। तो कहता है क्या कि जब आपने जर्नल एंट्री से लेजर बनाया, सारा डेटा को क्या क्या समराइज कर दिया, उसके बाद क्या किया जाता है, उन डेटा को चेक किया जाता है। तो उस चेक करने
को क्रम को, उस चेक करने के क्रम को ही हम क्या कहते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है देखना, उसको क्या करना? चेक करना, या कह सकते हैं रीचेक करना, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि चेक करने के बाद अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं, सब कुछ ठीक है, ओके ओके है, तो हम उसको क्या करते हैं? आगे पास कर देते हैं कि भैया चलो अब इसको क्या कीजिए? लागू कर दीजिए। इसी को कहते हैं क्या? इंटरप्रिटेशन, यानी कि निर्वचन कहा जाता है। अब अगला कहता है क्या? कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या करना? बात विचार करना। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है, एक कंपनी में ना एक कंपनी में 3 लेवल होता है। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है लोअर, ठीक है। अब मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट है, तो टॉप मैनेजमेंट में क्या एक ही आदमी होगा? इनका पूरा ग्रुप होगा। इनका क्या होगा? एक पूरा ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप में 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, ठीक है। तो जो डेटा आपको नीचे से ऊपर की ओर मिलते चला गया, अब आप क्या करेंगे? उस डेटा के बारे में पूरे ग्रुप में बैठ के क्या करेंगे? बात विचार करेंगे। और उसके बाद उससे जो भी कंक्लूजन निकलेगा, उस इंफॉर्मेशन को आप टॉप से क्या करेंगे? मिडिल में पहुंचाएंगे, और मिडिल वाला कहाँ पहुंचा देगा? लोअर में पहुंचा देगा। तो इसको कहते हैं क्या? कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी पैसा से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है उसको सबके बीच में क्या करना? बताना, या फिर ये बताने कि भैया हमारी कंपनी का इतना बजट है, इस बजट में आपको काम करना है। तो जब सबके माइंड में ये रहेगा कि भैया हमारे कंपनी के पास इतना ही पैसा है, तो उतना में हमको काम करना है, तो वो उतने के हिसाब से क्या करेंगे? काम करेंगे। तो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने सारे कलीग्स को, अपने साथ में काम करने वाले मेंबर्स को, टॉप लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो, या फिर लोअर लेवल में, सबको बताना बहुत जरूरी होता है, तभी एक काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट, क्लियर पॉइंट लिखना कि ये वाला जो पॉइंट है हमको समझ में नहीं आता, मैं आपको कमेंट में भी समझाऊंगी, या फिर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं हम लोग? मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आप देखते हैं 3 क्वेश्चन, थोड़ा चैप्टर ना लंबा है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ लिया है, इसकी विशेषता पढ़ ली। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन, अभी हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग और फीचर्स। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग जो है इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? इसका इवोल्यूशन कहाँ से? इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्गम। उद्गम यानी कि ये आया कहाँ से, ठीक है। इसके बाद कहता है क्या? एंड डेवलपमेंट, फिर इसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, यानी कि ये आया कहाँ से है और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में इस क्वेश्चन में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कहता है कि पुस्त पालन तथा लेखांकन धन से संबंधित है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद मनी और वेल्थ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बुक कीपिंग आपके लिए एक नया वर्ड होगा, तो मैं कल के क्लास में, अगले क्लास में जब भी दूंगी तो उसमें बुक कीपिंग के बारे में बताऊंगी। फिलहाल आप फोकस कीजिए अकाउंटिंग के ऊपर। कहता है सबसे पहला चीज ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग धन से संबंधित है, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन इसका किससे है? पैसे से है। मतलब अकाउंटिंग जो है इसका संबंध किससे है? पैसे से। हर समय बस पैसा, एवरी टाइम बस पैसा 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 यही करते रहती है, ठीक है। देखिए आगे कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 कि बेबीलोनियन तथा वैदिक सभ्यता काल में लेखांकन मौजूद था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग existed in the Babylonian and Vedic civilization era। बेबीलोनियन और वैदिक सिविलाइजेशन एरा जो है ये हमारे प्राचीन काल में मौजूद था, ठीक है। यानी कि अभी ये कब की सभ्यता है? ये प्राचीन काल की सभ्यता है, मतलब अभी से कई 100 साल पहले, मतलब हजारों साल पहले। तो कहते देखिए कितने साल पहले? तो 4000 5000 साल पहले थी। कौन सी एरा थी? बेबीलोनियन और वैदिक। बेबीलोनियन और वैदिक सभ्यता जो थी ये हमारे देश में 4000 5000 साल पहले मौजूद थी। अभी से 4000 5000 साल पहले। तो सोच लीजिए कि अकाउंटिंग का जन्म कब हो गया था? अभी से प्राचीन काल में इसका जन्म हो चुका था, ठीक है। और ये किससे संबंधित थी? तो व्यापार से संबंधित थी। और किससे संबंधित थी? तो कॉमर्स से संबंधित थी। मतलब जब ढंग से मुद्रा हमारे देश में आई भी नहीं थी, मतलब उसमें नोट वाला सिस्टम तो नहीं था,
उस समय क्या चलता होगा, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, ये सब चलता था उस समय से। ये हमारे देश में क्या है, मौजूद है। कौन मौजूद है, अकाउंटिंग मौजूद है, मतलब इसका जन्म उस समय हुआ था। सोचिए, तो उस समय से इसको लेखा जोखा किया जा रहा है। अब अगला पॉइंट कहता है क्या, दोहरा लेखा प्रणाली वाला लेखाकर्म सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ था। अब सबसे पहले कहते हैं दोहरा लेखा, कहते हैं द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब इसका उद्गम यानी कि जन्म। किसका जन्म भैया, डबल एंट्री सिस्टम का। तो कहता है ये जो डबल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, एंट्री, एंट्री मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना यानी कि लिखना, ठीक है। डबल का मतलब क्या होता है, दो बार, दो बार यानी कि दोबारा, जिसको यहाँ पे कहा गया है क्या, दोहरा, वही वाली बात है, दोबारा या दो बार या दोहरा, ठीक है। और सिस्टम का मतलब तो आप जानते हैं कि प्रणाली है या प्रक्रिया, कैसा कि मतलब अगर आपने दो तरह का ट्रांजैक्शंस किया है तो ये दोनों को क्या करेगा, लिखेगा। तो उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, मतलब कि आपने कैश और बैंक दो तरह का ट्रांजैक्शन किया, एक बार कैश में भी ट्रांजैक्शन किया, बैंक में भी ट्रांजैक्शन किया, तो दोनों ट्रांजैक्शंस को जब हम एक बार लिखते हैं जिसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को और ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगी। फिर इतना जानिए, डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि दो तरह का जब एंट्री हम लोग एक साथ करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में आता है। तो कहता है क्या कि इसका जो सर्वप्रथम बार इसको बताया गया था या इसको लाया गया था, तो ये कहाँ पर लाया गया था, इटली में। इसको सर्वप्रथम बार कहाँ लाया गया था, इटली में। कहाँ लाया गया था, इटली में। इटली मत बोल दीजिएगा कोई भी, इसको कहते हैं इटली। इटली और इटली में डिफरेंस होता है, इसमें लगता है ड, देखिए इसमें क्या लगता है ड, इसमें क्या लगता है ट। इटली, इटली मत कह दीजिएगा। अब देखिए अगला टॉपिक जो है मैं इसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको आगे का मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए हैं, आगे की 4 पॉइंट्स और देख लेते हैं। कहता है क्या, द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग in India dates back to around 2300 years ago, during the time of Kautilya, who was the main minister या फिर prime minister in the region of Chandragupta Maurya. Kautilya wrote a book called Arthashastra which describe how to maintain accounting records. कहता है कि अकाउंटिंग जो है ये हमारे भारत में अभी से 2300 साल पहले से ही है। वो ये उस समय से है जब कौटिल्य थे, ठीक है। और वो भी किसके समय में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। जब कौटिल्य थे तब से है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौटिल्य जो थे वो वहाँ पे महामंत्री के रूप में कार्य करते थे। वो वहाँ पे किस रूप में कार्य करते थे, महामंत्री यानी कि मिनिस्टर के रूप में कार्य करते थे। ये उस समय से आया था। और कौटिल्य जो थे बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अर्थशास्त्र, और उस अर्थशास्त्र पुस्तक में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी क्या किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। तो ये उस समय से है जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल चल रहा था, तब से है, ठीक है। तो इसके बारे में बेबीलोनियन के अभी टाइम में जो बताया गया होगा उसको बताया गया होगा, लेकिन कौटिल्य ने भी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये अकाउंटिंग के बारे में बताया था। इट मीन्स कि सभी जगहों पर अभी से कई सौ साल, हजारों साल पहले अकाउंटिंग के बारे में सभी देशों में ये बात विचार किया गया था, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो भारतीय हो या कोई भी हो। मतलब अकाउंटिंग का नॉलेज सबको काफी अच्छे तरीके से बहुत पहले से ही था। अब क्या है, हम लोग जो अकाउंटिंग यूज करते हैं ये एक मॉडर्न अकाउंटिंग है, ठीक है, जिसमें कि सब कुछ बनाया हमको मिला है। इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया अकाउंटिंग को जानने के लिए, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट कहता है क्या, फरा लुकास पेशियोली को लेखांकन तथा पुस्तपालन यानी कि फरा लुकास पेशियोली इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। कहता है फरा लुकास पेशियोली जिनको अकाउंटिंग का फादर कहा जाता है, उनको बुक कीपिंग का भी पिता कहा जाता है और मॉडर्न अकाउंटिंग का भी फादर कहा जाता है, ठीक है। अब अगला कहता है क्या कि पेशियोली एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। जो पेशियोली है ये बहुत ही फेमस, वेरी फेमस मैथमेटिशियन के नाम से भी जाने जाते थे। ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। कहता है ही रोट मैनी मैथमेटिक्स बुक्स इन 1494। कहता है कि फरा लुकास पेशियोली जी जो थे इन्होंने 1494 यानी कि 1494 में इन्होंने मैथमेटिक्स की कई सारी बुक लिखी थी। कहाँ लिखी थी, वेनिसा इटली में। ये एक जगह का नाम है, इटली में एक जगह है वेनिसा,
वहां पर इन्होंने मैथमेटिक्स की कई सारी बुकें लिखी थी जिनका नाम था सुमा डे अरिथमेटिका, जियोमेट्रिया, प्रोपोर्शनी एंड प्रोपोर्शनलिटा। ये सब जो है बुक्स का इनका नाम अंग्रेज से तो उसी तरह का नाम भी है, ठीक है। तो कहता है इस बुक में उन्होंने डेबिट क्रेडिट के बारे में और ना जर्नल एंट्री के बारे में भी बताया है, लेजर के बारे में भी बताया गया था। उसी समय में सोचो जब उन्होंने ये सारी बुक्स जब लिखी थी, कब लिखी थी 1494 में, तभी डेबिट क्रेडिट के बारे में भी बताया था और जर्नल एंट्री और लेजर के बारे में भी उन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स है। अभी भी मैं दोबारा कहती हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा कोई पॉइंट तो हमको बताइएगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको कंप्यूटराइज नोट्स नहीं दे पाऊंगी, तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसका नोट्स ले सकते हैं, फुल नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। मैंने उतना बोर्ड पे नहीं लिखा जितना कि आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो अकाउंटिंग से आएगा वो छूटेगा नहीं, ठीक है। और चैप्टर कंप्लीट होने के एंड तुरंत बाद, अभी तो चैप्टर आधा ही मैंने आपको पढ़ाया, कल मैं बुक कीपिंग वगैरह पढ़ाऊंगी, जैसे ही चैप्टर एंड हो जाएगा इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की एमसीक्यू पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा 4-5 दिन आपका ये चैप्टर चलेगा, तो आराम से धीरे धीरे पढ़िएगा, ठीक है। कोई बहुत देर नहीं हुआ, अभी भी आपके पास 4-5 महीना है, उसमें हम 4-5 महीने में हम डेली कुछ ना कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। आज देखिए आपने 3 टॉप क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद कल हम 3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है, इसमें मैंने अभी तक आपको जितना भी क्वेश्चन बताया सबसे एमसीक्यू बनता है, ठीक है। मैं आपको जब एमसीक्यू पढ़ाऊंगी तो वहां भी बताऊंगी। टेलीग्राम चैनल जो है खास करके ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो, क्योंकि बोर्ड से नोट लिखना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं पूरे टाइम बोर्ड के आसपास ही रहती हूँ, तो आपके लिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स दूंगी, उसमें से लिखिएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।